साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान एवं बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संयुक्त जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, हम सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अंबेडकर की जयंती क्यों मना रहे हैं और ये मनाने के पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर किसी महापुरुष की जयंती सबसे बड़े पैमाने पर मनाई जाती है तो वो हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतने बड़े पैमाने पर दुनिया में किसी भी महापुरुष की जयंती नहीं मनाई जाती है। लेकिन साथियों, ये बात भी सोचने और समझने की जरूरत है कि इतने बड़े पैमाने पर बाबा साहब अंबेडकर की जयंतियां मनाई जाती हैं, मगर इसके बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिए, उन अधिकारों पर आज हमले हो रहे हैं और वो अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। कारण क्या है, ये सोचने और समझने की जरूरत है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, जब हम लोग अंबेडकर जयंतियों का दृश्य देखते हैं तो हमें दिखाई देता है लोग डीजे बजा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग दारू शराब पी रहे हैं और नारा भी लगा रहे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। यह नारा भी लगाने का काम कर रहे हैं। तो क्या बाबा साहब ने कहा था दारू पीकर नाच लेना, साल के 365 दिन में एक दिन दारू पीकर नाच लेना, डीजे लगाकर नाच लेना, इससे मिशन पूरा हो जाए? और इससे अगर पूरा होने वाला होता तो अब तक तो कभी का पूरा हो गया होता, तो आज संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए साथियों, हम लोगों को सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। क्या विचार करने की जरूरत है कि हमने बाबा साहब को माना, मगर बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा उसे नहीं माना। इसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है वो अधिकार खत्म हो रहा है। जो हमारे पिछड़े वर्ग के साथी हैं, उसमें बहुत सारे लोग बाबा साहब अंबेडकर को ना मानते हैं ना जानते हैं। शेड्यूल कास्ट में ज्यादातर लोग बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन कम लोग ही जानते हैं और उनकी कही गई बातों पर कम लोग ही अमल करते हैं, ज्यादातर लोग अमल करने का काम नहीं करते। इसलिए साथियों, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये फूले साहू अंबेडकर की लड़ाई क्या थी। इस लड़ाई को समझना पड़ेगा और वो लड़ाई खत्म हो गई या अभी चल रही है, इसको समझना पड़ेगा और समझकर लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ये हम लोगों को करना पड़ेगा। केवल नारा लगाने से, केवल नाचने से बाबा साहब अंबेडकर का मिशन पूरा होने वाला नहीं। तो लड़ाई क्या थी? बाबा साहब अंबेडकर जिस बात के लिए लड़ रहे थे, ज्योतिबा फूले जिस बात के लिए लड़ रहे थे, वो लड़ाई क्या थी, इसको समझना होगा। और इसको समझने के लिए जो भारत का इतिहास है, उस इतिहास को समझना होगा। क्योंकि जब हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो पंडित लोग कहते हैं कि इतिहास के बारे में बताने की क्या जरूरत है, गढ़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो जाए और ये पता चले कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले लोगों ने जल्दी जल्दी उसको दफना दिया, तो हत्या का कारण पता लगाना है, हत्यारों को पता लगाना है, तो मुर्दा उखाड़ना पड़ेगा, उसका पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, तो ही पता चलेगा वो कैसे मरा। आप हम लोगों को सूत्र घोषित कर रहे हो, तो हमने उनको कहा ये अथॉरिटी हमारे पास में नहीं है। अगर हमारे पास अथॉरिटी आ जाए घोषित करने की, तो मैं एक बार में ही सबको ब्राह्मण घोषित कर दूं, तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगी ऊंच नीच की। ये झंझट ही खत्म हो जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे, कम से कम बराबर हो जाएंगे। मगर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैं तो जागृत करने का काम कर रहा हूं कि ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को सूत्र घोषित किया और सेवा करने का काम दिया। हमने कहा अगर ऐसे नहीं मानते तो चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। बोले प्रैक्टिकल कैसे होगा?
हमने कहा होगा। बोले कैसे होगा? हमने कहा आप किसको शूद्र मानते हो? तो उन्होंने कहा हम तो अनुसूचित जाति के लोगों को शूद्र मानते हैं। तो हमने कहा चलो शूद्रों का काम क्या था? उन्होंने कहा शूद्रों का काम था सेवा करना अपने ऊपर के तीनों वर्णों की। तो हमने कहा चलो टेस्ट करते हैं, जिनको आप शूद्र मानते हो क्या उनकी सेवा ब्राह्मण लेगा? उन्होंने कहा कैसे टेस्ट होगा? हमने कहा गांव के पुरोहित के पास में चलते हैं और ये शेड्यूल कास्ट के आदमी को, जिन्हें ब्राह्मणों ने अछूत कहा, उसके एक आदमी को लेते हैं और गांव के पुरोहित को कहते हैं कि पंडित जी आपने इनको शूद्र घोषित किया, इनको सेवा करने का आदेश दिया, उन बटों को संसद में जाकर क्या करना है? जिस तिलक को आप अपना नेता मानते हो, अपना मसीहा मानते हो, वो तो आपको संसद में जाने से रोक रहे थे। तो तिलक की आजादी हमारी आजादी नहीं हो सकती। तिलक के बाद गांधी जी नेता बने। गांधी जी ने एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर जो अधिकार लेकर आए थे, पूना पैक्ट के माध्यम से उसे खत्म करवाने का, निष्प्रभावी करवाने का काम किया। और जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते हैं, बाबा साहब के आर्टिकल 340 लिखने के बावजूद में भी जवाहरलाल नेहरू पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का गठन नहीं कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया कानून मंत्री पद से। आज पिछड़े वर्ग के बहुत सारे नेता हैं, समाज के अधिकार के लिए गांव के प्रधान के पद से भी इस्तीफा नहीं दे सकते। केंद्रीय मंत्री तो बहुत बड़ी बात है, गांव के प्रधान के पद से भी इस्तीफा नहीं दे सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े वर्ग के अधिकार के लिए इस्तीफा दिया। मजबूर होकर नेहरू ने आयोग बनाया, मगर उस आयोग की रिपोर्ट को, कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डालने का काम भी जवाहरलाल नेहरू ने किया। पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया। सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा आरक्षण पर अमल न किया जाए। तो ये जो और पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण नरेंद्र मोदी को चला रहे हैं, इसलिए हमारे विरोध में फैसले हो रहे हैं। इसलिए साथियों हमको सोचने और समझने की जरूरत। आज तो लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में है। संविधान की प्रतियां जलाई गई। इसका कारण क्या है खतरे का? कांग्रेस ने सभी लोकतांत्रिक संस्थानों पर ब्राह्मणों का कब्जा करवा दिया। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर ब्राह्मणों का कब्जा पूरे देश में करवा दिया। इसलिए उनको डर नहीं लगता है। वो कभी किसी का पर्चा खारिज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। उनको डर ही नहीं लगता किसी का, क्योंकि सभी संस्थानों पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। लेकिन साथियों मैं ये कहना चाहता हूं, इससे हम लोगों का उत्साह कम नहीं होता, बल्कि 3 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम केवल चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में इस देश में जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और अपनी आने वाली नस्लों को आजाद कराने की तैयारी कर रहे हैं। मेश्राम साहब जब बोलते थे कि सारी जगह ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, असंवैधानिक काम हो रहा है, लोग नहीं मानते थे। आज लोगों के आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, तो लोग मानने लगे हैं। और लोग अभी ये मान रहे हैं कि इस देश में जन आंदोलन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो साथियों बहुत बड़ी लड़ाई इस देश में चल रही है। इस लड़ाई को हम लोगों को मिलजुल करके लड़ना होगा। और मिलजुल करके, ये अलग अलग लड़ने का समय नहीं है। एससी बीसी माइनॉरिटी को आपस में लड़ने का समय नहीं है। क्यों नहीं लड़ने का समय है? किसी के पास कुछ नहीं है। आपस में लड़ोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। किसी के पास कुछ होगा तो मिलेगा। इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया, मीडिया पर कब्जा कर लिया, सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया। और आज उनका इतना मनोबल बढ़ गया है, हमारे पास करने वाले आईएएस बच्चों को नियुक्त नहीं कर रहे हैं और अपने लोगों को बगैर परीक्षा के ही नियुक्त करने का काम कर रहे हैं। इतना मनोबल बढ़ गया है। अलग अलग लड़ने का समय नहीं है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को एकजुट होना होगा और एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी होगी। आखिरी बात कहना चाहता हूं, आप लोग फिल्म देखते होंगे। फिल्म में 2 भाई बचपन में बिछुड़ जाते हैं। एक जंगल में चला जाता है, उसकी परवरिश अलग होती है, वो डकैत बन जाता है। दूसरा भाई जो होता है पुलिस के यहां चला जाता है, तो वो पुलिस हो जाता है। दोनों की लड़ाई होती है।
जो विलेन होता है वो विलेन दूर से दोनों की लड़ाई देखता है, दोनों का झगड़ा कराता है, और चाहे पुलिस वाला मर जाए चाहे डकैत मर जाए, विलेन के बाप का कुछ नहीं जाता। वैसे ये जो ब्राह्मण है SC ST OBC माइनॉरिटी में आपस में लड़ाई लड़ा रहे हैं, कोई भी मर जाए इनके बाप का कुछ नहीं जाता। इसे हमें समझना होगा। फिल्म में एक तीसरा आदमी आता है और वो कहता है तुम लोग तो आपस में भाई हो, तुम्हारे बाप दादा एक थे, तुम्हारे पुरखे एक थे, तुम्हारा दुश्मन ये है। साथियों, तीसरा आदमी माननीय वामन मेश्राम साहब है। ये बहुजन क्रांति मोर्चा है जो आपको ये संदेश दे रहा है सबके पुरखे एक थे, आप एक ही खून के आदमी हैं, एक ही DNA के लोग हैं, भाई भाई है। इसलिए एकजुट होना होगा, विलेन को पहचानना होगा, दुश्मन को पहचानना होगा और मिलकर लड़ाई लड़ना होगा। जैसे फिल्म में विलेन का अंत होता है वैसे वास्तव में हमें अपने दुश्मन का अंत करना है और इस देश में इंसाफ कायम करना है। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये इंसाफ दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।